हेलो स्टूडेंट्स, गोला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रीवियसली आपके HCS मेंस में जो क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन था आपका वो इंडिया की डिफेंस के टॉपिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था आपका, असेस द इंडो रशियन कोलैबोरेशन इन द डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिक एरियाज। तो इंडिया और रशिया के जो डिफेंस टाइज थे उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। आपको एक तो डिफेंस का हो गया और उसके बाद स्ट्रेटेजिक एरियाज जहां जहां पर इंडिया और रशिया आपस में कोऑपरेट करते हैं, वो सब चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करनी थी। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में। देखिए, इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो अभी रिसेंटली पिछले साल जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिया और रशिया कोलैबोरेशन के डिफेंस के मनाए गए हैं जुलाई मंथ में 2022 के अंदर। इंडिया और रशिया के जो डिफेंस के रिलेशन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए जो अदर हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ, तो रशिया के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के जब आया था उस टाइम के बाद जो है इंडिया के जो रिलेशन है रशिया के साथ वो थोड़े से डिटोरिएट हो गए, थोड़े से कम होने शुरू हो गए, क्योंकि रशिया की जो क्लोजनेस है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ थोड़ी इंक्रीज होते हुए देख रही हैं। अब रशिया, इंडिया और चाइना जो ये तीन चीज़ें होंगी, ये तीन ऐसे एरियाज हैं जो इस टाइम पे फोकस में हैं ऑल ओवर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। रशिया एक ऐसा हमारा एलाई है इंडिया का जो कि काफ़ी मुश्किल वक्त में भी भारत का जिसने भारत का साथ दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार सुना होगा कि 1971 में जिस टाइम पे लिबरेशन हुई थी बांग्लादेश की, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर भी चल रही थी। अब उस वॉर के अंदर हुआ क्या था, उस टाइम पे इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और इंडिया की कैपेबिलिटीज भी डिफेंस के सेक्टर में इतनी अच्छी नहीं थी। तो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए उस टाइम पे पाकिस्तान का अच्छा खासा पार्टनर हुआ करता था अमेरिका। तो अमेरिका उसकी सपोर्ट के लिए आया था और अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट जो था, जिसके अंदर लगभग 70 to 80 एयरक्राफ्ट को कैरियर करने के। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा शिप जिसके अंदर जो एयरक्राफ्ट हैं वो वहां से लैंड भी कर सके, टेक ऑफ भी कर सके, और उसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी होती हैं। तो 70-80 जो प्लेन हैं उनको लेके लैंड करने और टेक ऑफ करवाने वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसको 7th फ्लीट कहा जाता था अमेरिका का, ये इंडिया के नियर बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया था। अब उस टाइम पे क्या था, एक तो अमेरिका हो गया और साथ में आपका जो ब्रिटिश था, यूनाइटेड किंगडम था, ये दोनों आपस में एलाई थे और ये पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए इंडिया के जो इंडियन ओशन है वहां पर आके पहुंचे थे। और इंडिया के पास उस टाइम पे इस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं थी। इंडिया का जो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके पास सिर्फ 720 जो एयरक्राफ्ट थे वो वहां पर स्टेशन थे, और उन्हीं के थ्रू इंडिया को जो लड़ाई थी वो लड़नी थी अमेरिका और जो इंग्लैंड है उनके खिलाफ, अगर उस केस में वहां पर अटैक हो जाता है इंडिया के ऊपर तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1971 में ही जो रशिया है उन्होंने अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था वो रशिया से व्लादिवोस्तोक एक जगह है रशिया में, वहां से भेजा था और वो इंडिया के बे ऑफ बंगाल में एंटर कर गया था और वो इंडिया की सपोर्ट के लिए था। तो जब ये सिचुएशन अराइज हुई जहां पर रशिया था वहां पर इंडियन ओशन के अंदर बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड था, तो अमेरिका और इंग्लैंड ने अपना जो स्टेप था वो बैक कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी भी तरह से हम पाकिस्तान की सपोर्ट में इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं तो उस केस में रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा इंडिया की, और इट माइट बी पॉसिबल कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब देखिए, रशिया इंडिया की सपोर्ट में क्यों आया, इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी और पीछे हमें जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगी। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या देखने को मिलता है हमें, जो वर्ल्ड है उसके अंदर पोलराइजेशन देखने को मिलता है। दो पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है। एक वो वाला जिसको अमेरिका जो है जिनकी सपोर्ट में था कंट्रीज में, या फिर ऐसी कंट्रीज जो अमेरिका के साथ थी, और दूसरा वो जो कि रशिया के साथ था। तो ये कोल्ड वॉर जो थी कंटिन्यूसली चल रही थी। अब ये कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि आप एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, मतलब कि डायरेक्टली आप एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हो आर्म्स के थ्रू, लेकिन आप अदर सेक्टर्स में, जैसे कि मैं बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर किसी और सेक्टर में, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो यही सब चीजें क्या है रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही थी। अब उस टाइम पे ज्यादातर कंट्रीज ने या तो रशिया की सपोर्ट की या तो आपकी जो अमेरिका है उसकी सपोर्ट की। इंडिया ने क्या किया कि ना तो वो रशिया की तरफ गया ना ही वो अमेरिका की तरफ गया, उसने एक न्यूट्रल स्टांस जो है अपना बना के रखा। लेकिन अब रशिया चाहता था, रशिया को पता था कि चाइना तो रशिया की सपोर्ट में ही था, लेकिन रशिया को ऑलरेडी पता था कि जो इंडिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या साउथ एशिया की बात करें तो रशिया चाहता था हमेशा से कि भारत जो है उसकी सपोर्ट में रहे। और अगर प्रेजेंटली आज की अगर हम बात करें तो आज हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत सारा जो रिलेशन है भारत का डिफेंस में, जो बहुत सारा सामान है भारत मंगवाता भी है और
सामान रशिया के अंदर भेजता भी है। तो अच्छा खासा हमारा ट्रेड है रशिया के साथ डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक मैं कह सकता हूं ऐसा, आप भी कह सकते हैं कि जो रशिया है वो बहुत ही अच्छा एलाई है भारत का, जो कि एक मुश्किल टाइम पे भी भारत का साथ दिया था उसने और आज भी भारत के साथ ही खड़ा है। सो उन्हीं के ऊपर जो आपके क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। अब 2022 में ये क्वेश्चन पूछा इसलिए गया था क्योंकि 75th, मैंने जैसा को बताया आपको 75वां वर्ष था भारत और रशिया के रिलेशन का, जो कि इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। सो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने आंसर की। क्या लिखेंगे हम अपने आंसर के अंदर, जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, द इंडिया एंड द रशिया टाइज हैव बीन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन सिंस द साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2000 की अगर बात करें उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र की जो सत्ता थी वहां पर थे, बीजेपी पार्टी सरकार में थी। अक्टूबर 2000 के अंदर उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी जिसमें इंडिया और रशिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डिक्लेरेशन थी। India Russia ties have been acquired a qualitative new character with the enhanced level of the cooperation in almost all areas in the bilateral relationship during political, security, defense and trade and economy। तो ये जो आपकी डिक्लेरेशन साइन हुई थी, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो डिक्लेरेशन थी इंडिया और रशिया के बीच में, इनमें कौन कौन से एरियाज थे जिन पे फोकस किया गया था? वो आपके पॉलिटिकल भी थे, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इन सभी एरियाज में काम करने की बात की गई थी। ये जो आपकी डिक्लेरेशन 2000 के अंदर साइन हुई थी। ओके, सो ये जो डिक्लेरेशन थी ये किसके बीच में साइन हुई थी? ये आपका उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन ही थे, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, और हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बीच में हुई थी। अभी जो 2022 के अंदर सेलिब्रेट किया गया तो इसमें नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे, आज भी हमारे प्रधानमंत्री है, वो थे, और व्लादिमीर पुतिन जो थे वो यहाँ पर आए थे। तो ये आपकी 75 ईयर्स मनाए गए थे। अब आगे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? इंडिया एंड रशिया सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन देयर हैज कम अमिड द रशिया यूक्रेन वॉर। और अगर रशिया यूक्रेन की वॉर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है रशिया यूक्रेन की वॉर को। इंडियन रशियन कोलैबोरेशन इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री एंड हैज बीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया। जो 2000 में आपके बायलैटरल रिलेशन के बीच डिक्लेरेशन साइन हुई थी, उसी दिशा में क्या है, इंडिया का जो रशिया के साथ है वो काफी अच्छे बायलैटरल रिलेशन देखने को मिलते हैं। द पार्टनरशिप कैन बी ट्रेस बैक टू द कोल्ड वॉर इरा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर इरा से ही जो रशिया का झुकाव है भारत की तरफ प्रति रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि भारत उसका अच्छा एलाई बने। When the Soviet Union was a major supplier of the military equipment to the India। अब देखिए सोवियत यूनियन टर्म यूज की जा रही है, आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा बताते हैं। 1991 के अंदर, आज के टाइम पे जिसको आप रशिया कहते हैं, उस टाइम पे उसे यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रूथ। तो ये जो आपका रशिया था आज के टाइम पे, अगर रशिया यूक्रेन की वॉर की भी बात की जाए तो ये वॉर का एक रीजन ये भी है जो 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुई थी रशिया की। एक्चुअली में क्या था, रशिया एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा ये एरिया था। ओके, सो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, आप इसमें देख सकते हैं रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इवन यूक्रेन वाला ये वाला हिस्सा भी जो है रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। सो इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, ये टूटता है, और आज के टाइम पे जो आपको रशिया देखने को मिलता है वो सिर्फ इतना वाला रशिया का हिस्सा है जो आज के टाइम पे भी है। सो 1991 के अंदर जब रशिया की डिसइंटीग्रेशन होती है उसके बाद रशिया वीक हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या था, रशिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डायरेक्टली टक्कर दे रहा था किसी भी फील्ड के अंदर। सो टुडे रशिया कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द इंडियाज की डिफेंस पार्टनर ऑल्दो द डायनामिक्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। लेकिन 1991 से पहले काफी अच्छा रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड था इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, वो डायरेक्टली अमेरिका के अगेंस्ट था, और जो दूसरी कंट्रीज थी जो अमेरिका के साथ नहीं थी उनके लिए जो रशिया था वो एक इंपॉर्टेंट एलाई बन के उभरा था। लेकिन 1991 में जो रशिया है उसको एक सेटबैक मिला, उसकी इंटीग्रेशन होती है, बहुत सारी कंट्रीज उससे टूट के अलग हो जाती हैं, उसके बाद जो रशिया है वो थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिलता है। खैर अभी भी अगर बात की जाए तो रशिया एक काफी इंपॉर्टेंट जो प्लेस है अपनी रखता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। During the Cold War, India and the Soviet Union had a strong strategic, military, economic, and diplomatic relationship. After the dissolution of the Soviet Union, Russia inherent to its close relationship with the India, which is resulted in both nation sharing and the special strategic relation. तो 1991 से पहले जिस टाइम पे वो यूएसएसआर कहलाता था, इवन उस टाइम पे भी इंडिया और भारत के रिलेशन काफी अच्छे खासे थे। लेकिन आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद क्या देखने को मिलता है कि यूएसएसआर आपका डिसइंटीग्रेट हो गया, सिर्फ रशिया अब वो कहलाया जाने लगा। लेकिन उसके बाद भी क्या है, भारत और रशिया के रिलेशन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी जिस तरह से वो पहले अच्छे रिलेशन थे उसी तरह से देखने को मिलते हैं।
अगर बात की जाए कि डिफेंस सेक्टर में किस तरह से भारत और रशिया, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन का पॉइंट है कि डिफेंस सेक्टर में किस तरह से इंडिया और रशिया आपस में कोऑपरेट करता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, हमारा पहला पॉइंट होगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट, कि रशिया और इंडिया क्या है, उनके बीच में अच्छा रिलेशन है और इसकी वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, रशिया भी खरीदता है, रशिया को भी बेचते हैं, इस तरह से काम चलता है। रशिया रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट टू द इंडिया। The Indian Armed Forces extensively use Russian platforms such as the Sukhoi fighter jet। आपने सुखोई के बारे में काफी बार सुना होगा। और उसके बाद मिग एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स और दी फ्रिगेट्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया जो है रशिया से बाय करता है। एडिशनली रशिया हैज प्रोवाइडेड क्रूशियल critical technology including the submarine construction, missile system, air defense system. The collaboration has helped India in the modernizing its armed forces and maintaining the operational readiness। देखिए ये चीज अभी रिसेंटली देखने को मिलती है कुछ 5-10 सालों से, कि जो अमेरिका है अब उसने पाकिस्तान का जो एक इम्पोर्टेंट एलाई माना जाता था पाकिस्तान का, अमेरिका, उसको छोड़कर वो इंडिया की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। अब जो फोकस है अमेरिका का वो इंडिया की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका टोटली जो है उसको पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था और इंडिया का जो सपोर्ट का पार्टनर था वो रशिया हुआ करता था। तो ये वो वाला टाइम जिस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और इंडिया को टेररिज्म जैसी इतनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा था, उस टाइम पे रशिया ही था जिसने इंडिया का साथ दिया था। और जो डिफेंस के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट्स जो थे, मिग एयरक्राफ्ट से T-90 टैंक्स, फ्रिगेट्स, ये सब कुछ रशिया से ही हमें प्रोवाइड हुए थे। ये जो मिग एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने इसको कई बार न्यूज में सुना होगा। बहुत सारे पायलट्स जो हैं मिग एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मारे भी गए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। ओके, सो इसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठती है। खैर, पॉइंट मेरा यहाँ पर है कि ये भी आपको रशिया से ही मिला है और ये आपका सुखोई है जो कि हमें ये भी रशिया से ही जो है परचेज किया है इंडिया ने। तो काफी सारे जो आपके डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो इंडिया रशिया से ही परचेज करता है। T-90 टैंक्स जो हैं वो भी आपके इसी में आते हैं। India has acquired T-90 tanks, main battle tanks from the Russia and has also initiated licensed production of these tanks। ये आपके T-90 टैंक्स है, ये आपके टैंक्स जो वॉर के टाइम पे यूज किए जाते हैं, ये आपके रशिया से ही जो है इंडिया ने बाय किए हैं। उसके बाद S-400 काफी इंपॉर्टेंट है। S-400 डिफेंस सिस्टम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा। जैसे भारत की लोकेशन है, भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर बात करें, उसी तरह से कुछ कुछ चीजें जो है फेस करनी पड़ती है इजराइल को भी। इजराइल भी चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है, सेम उसी तरह से इंडिया भी चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है। इस वजह से ही इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो भी काफी अच्छे हैं। अब देखिए जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये किस लिए काम आता है। अगर बॉर्डर एरिया है, अगर इमेज में देखें, ये आपका डिफेंस सिस्टम है, ये आपके बॉर्डर एरिया पर लगाया जाता है। अब हमारे बॉर्डर एरिया की अगर बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे लगाया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है, डिफेंस सिस्टम है, अटैक नहीं होता है, इसमें डिफेंस होता है। मान लीजिए कोई एयर से मिसाइल आ रही है जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करने वाली है, तो ये जो डिफेंस सिस्टम होगा उसको पकड़ेगा और उसको कैच करेगा, मतलब कि अपने रडार में लेके आएगा और उसके ऊपर टारगेट करेगा, उसको हिट करेगा और उसे बिफोर कि वो जो मिसाइल है इंडिया की टेरिटरी में एंटर करे या फिर हमारे यहाँ पे सिविलियन या फिर मिलिट्री को नुकसान पहुंचाए, ये डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देगा। तो ये काफी एडवांस डिफेंस सिस्टम है। वर्ल्ड की कुछ ही कंट्रीज है जिनके पास ये देखने को मिलता है, उनमें से इंडिया भी एक है। और ये जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया को कहाँ से मिला है, रशिया से ही ये इंडिया ने लिया है। इट्स अ सिग्निफिकेंट रिसेंट डील, इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया टू परचेज S-400 ट्रैम एयर डिफेंस सिस्टम। दिस एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड द हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एरियल थ्रेट्स। तो एरियल थ्रेट जो होते हैं, आसमान से जो आते हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की। इंडिया एंड रशिया जॉइंटली डेवलप्ड द ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डेवलप की गई है ये इंडिया और रशिया के जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट आपका वेंचर है इंडिया और रशिया का, उसकी वजह से ये जो डेवलप की गई है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रशिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड द सेल टू द इंडिया। अब ये जो मिसाइल है ये इंडिया और रशिया के जो डिफेंस है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, टाइज जो है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि हमने बात की थी सुखोई 30 MKL ये वाला और MiG-29, ये सारे परचेज जो है इंडिया ने रशिया से ही किया है। नेक्स्ट बात करें जॉइंट डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो डिफेंस है उसमें जो सामान है सिर्फ हम रशिया से खरीद ही रहे हैं। रशिया टेक्नोलॉजी की शेयर भी करता है, मतलब कि जो जिस तरीके से उन्होंने सबमरीन बनाई है, मिसाइल बनाई है, डिफेंस सिस्टम बनाया है, वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया से साथ जो रशिया है वो शेयर करता है। India and Russia have also engaged in a joint development and the production of the defense system. The most notable example is the BrahMos supersonic cruise missile. ये सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर था बिटवीन इंडिया और इंडिया का जो DRDO था
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है NPO, उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उसके बाद ही आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको डेवलप किया गया था। द ब्रह्मोस मिसाइल हैज बीन बिकम अ पोटेंट वेपन इन द इंडियाज आर्सेनल एंड हैज बीन एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज एज वेल। तो इंडिया क्या है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करता है। इंडियन नेवी फर्स्ट सबमरीन, जो इंडियन नेवी की जो फर्स्ट सबमरीन थी जिसका नाम था फोक्सट्रोट क्लास, ये भी आपकी रशिया से ही आई थी। और INS विक्रमादित्य, ये भी एक सबमरीन है, सॉरी ये एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका, ये भी आपका कहाँ से आया था, रशिया से ही इंडिया ने प्रोक्योर किया था और रशियन ओरिजिन है इसका। ये आपकी इमेज है जो आप देख सकते हैं INS विक्रांत की। सो ये इस तरह से आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो कि जिसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मान लीजिए वॉर होती है तो उसके इसमें क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन ओशन में रहेगा और वहां से ही जो एयरक्राफ्ट है लैंड करेंगे, टेक ऑफ करेंगे और कोई भी एनिमी कंट्री है उसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के बारे में। रशिया हैव बीन अ की पार्टनर इन द इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। द टू कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इंक्लूडिंग द कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु के अंदर है। इसमें रशिया इंडिया की हेल्प कर रहा है। रशिया असिस्टेंस हैज हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग इट्स सिविलियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और एडरिंग टू द इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स। जो रशिया है वो इंडिया की हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के अंदर, जैसे कि ये प्लांट की बात की तमिलनाडु के अंदर कुडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको डेवलप करने में रशिया ने इंडिया की हेल्प की है। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की, इंडिया एंड रशिया कोलैबोरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द डिफेंस स्ट्रेटेजिक एरिया सच एज द काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड द रीजनल सिक्योरिटी। तो काउंटर टेररिज्म के अंदर भी डिफेंस को ही अगर हम छोड़ दें, सिर्फ प्रोक्योरमेंट की बात करें कि सिर्फ सामान ही हम वहां से नहीं खरीद रहे हैं, उसके अलावा भी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी इंडिया की रशिया के साथ है, जिसमें काउंटर टेररिज्म के बारे में है, इंटेलिजेंस की शेयरिंग के बारे में है और साथ में रीजनल सिक्योरिटी के बारे में है। बोथ कंट्रीज हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन द प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड कॉम्बैटिंग द कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट। रेगुलर हाई लेवल कंसल्टेशन टेक प्लेस टू एड्रेस दिस इश्यूज एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। और साथ में क्या है, इंडिया और रशिया की कई मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ये इंदिरा है जिसमें इंडिया और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन केस की कहीं पर जो जॉइंट ऑपरेशन है इंडिया और रशिया को चलाना पड़े तो इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन, बोथ साइड्स कोऑपरेट इन पीसफुल यूजफुल ऑफ द आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द सैटेलाइट लॉन्च। तो सैटेलाइट लॉन्च जैसे कि GLONASS नेविगेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड द अदर सोसाइटल एप्लीकेशन ऑफ द आउटर स्पेस। तो सिर्फ डिफेंस आपका या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी शेयर के अलावा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भी इंडिया और रशिया का अच्छा खासा जो रिलेशन है वो देखने को मिलता है। जो ये रॉसकॉम है ये आपकी रशिया की स्पेस एजेंसी है और इंडिया की क्या है आपकी इसरो। तो इनके बीच में भी क्या है जॉइंट एक्टिविटीज है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लेकर, जो कि अर्थ के बाहर जो स्पेस स्टेशन है वहां पर क्या करेंगे, जो ह्यूमंस है उनको भेजेंगे। सो ये भी आपका प्रोग्राम है इंडिया रशिया के बीच में देखने को मिलता है। लास्ट में आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, इंडिया रशिया कोलैबोरेशन इन द डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिक एरियाज हैव बीन सिग्निफिकेंट एंड हैज बेनिफिटेड बोथ द कंट्रीज, कि दोनों कंट्रीज का इससे फायदा हो रहा है। रशिया हैज बीन अ की डिफेंस सप्लायर टू द इंडिया एंड द टू नेशंस हैव एंगेज्ड अ जॉइंट डेवलपमेंट। तो अभी इसका एक एग्जांपल आपको करंटली ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया तो रशिया से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो खरीदता है। अभी जिस टाइम पे यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाई थी रशिया के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर चल रही थी रशिया की, कि वो जो क्रूड ऑयल है कोई बाय नहीं करेगा रशिया का, तो उस टाइम पे इंडिया ही था जिसने रशिया का क्रूड ऑयल जो है बड़े लेवल पे बाय किया था। अब उस क्रूड ऑयल को बाय करने से होगा क्या कि रशिया की इकोनॉमी में पैसा आएगा और उनका जो वॉर है उस पर जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो उससे कवर कर पाएंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी कंट्री को, एलाई को सपोर्ट करने का। And the production of the defense system. The partnership also extend to the nuclear cooperation strategic consultation. तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियर कॉपरेशन है, साथ में स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन है, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है। However, India efforts to diversify its defense procurement highlighted the evolving nature of the defense partnership. Nonetheless, Indo-Russian collaboration remains an important pillar of the India's defense strategy. और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज को, इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी को बढ़ाने में, उसको सिक्योर करने में इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशन के बीच में। आगे हम बात करते हैं हमारे HCS मेंस के लिए जो है कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कोर्स है आपका 6999 का जो आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा।
जो दूसरा कोर्स है आपका वो 9,999 का है। इसके अंदर आपको जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल वो मिल जाएगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफी अच्छा मौका है आपके अभी लिए। आप क्या करेंगे, ये जो आपका कोर्स है जो कि 9,999 का है, इसकी आप 90% जो आपको अभी ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है उससे पहले अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी 90% जो फीस है वो आपसे अभी नहीं ली जाएगी। जब आपका प्रीलिम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको बाकी की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अभी आपको सिर्फ 999 के अंदर ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप रिमेनिंग जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप हमारे रिजल्ट्स की बात करें तो इस तरह से देख सकते हैं आप हमारे रिजल्ट्स हैं। ये महक स्वामी जी ऑलरेडी IPS हैं, पहले ये हरियाणा के अंदर SDM थी, ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज जो थी वो बाय की थी। आप यहाँ पे इनका जो रिव्यू है वो भी देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमारी, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी जो आंसर शीट्स होती हैं, जो कॉपीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनकी चेकिंग होती है हमारी फैकल्टी के द्वारा। आपको प्रॉपर जो है रिमार्क्स दिया जाएगा, जहां पर भी हमें कमी नजर आएगी वो आपको बताएंगे। ये जो कॉपी है ये आपकी मोहित राठे जी की है जो कि आज के टाइम पे इस वक्त पे AETO हैं। सो काफी अच्छा रिजल्ट हमारी तरफ से जो है वो दिया गया है, तो आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।